it had happened. मतलब when this incident happened in his life, the age of William O. Douglas was 10 or 11 years. जब ये घटना उनके साथ घटित हुई उस समय उनकी उम्र 10 या 11 वर्ष की रही हो. I had decided to learn to swim. इन्होंने स्विमिंग करना सीखने का निश्चय किया था. There was a pool at the YMCA in Yakima. वही यकीमा में यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन पूल था. और in that pool just he decided to learn how to swim. That offered exactly the opportunity. इसी में इनको opportunity, chance, मौका, अवसर मिला. The Yakima river was treacherous. ये नदी काफ़ी भयावह नदी थी क्योंकि मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट. इनकी माताजी इस नदी के बारे में अक्सर इनको आगाह किया करती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और अपने माँ के बताने के कारण ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ ड्राउनिंग दैट टुक प्लेस इन दैट रिवर जस्ट इट वॉज इन द माइंड ऑफ द राइटर. ये इनके मस्तिष्क में था कि हाँ माता जी ने कैसे बताया था कि इसमें एक से एक कैसे डूबने की घटनाएं घटित हुई हैं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन याकिमा रिवर के विपरीत जो यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन पूल था, तालाब था, दैट वाज वेरी सेफ. एंड दैट्स व्हाई राइटर डिसाइडेड टू लर्न जस्ट टू स्विम इन दैट YMCA pool. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. इसकी जो डेप्थ थी इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep. केवल 2 या 3 फीट गहराई वाली थी. एट द सैलो एंड, और एंड पे ये सैलो थी. सैलो छिछला को कहते हैं, डायरेक्ट डीप नहीं थी. इसलिए इनको ऐसा लगा कि इसमें हम कुछ सेफ तरीके से स्विमिंग सीख लेंगे. एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर. तो किनारे पर तो ये छिछलापन लिए हुए था 2 या 3 फीट का, और उस पार पहुंचने पर ये 9 फीट की गहराई तक का था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. लेकिन ये डायरेक्ट डेप्थ को नहीं प्राप्त करता था, बिल्कुल ग्रेजुअली जो है इसमें क्रमशः गहराई बढ़ती थी. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. वाटर विंग्स का एक जोड़ा इन्होंने लिया जो तैरते समय पहन के तैरा जाता है, और पूल के पास गए. आई हैड टू वॉक नेकेड इन टू इट. अब चूँकि तैरने के लिए आप जानते हैं कि भाई कपड़े आप पैंट शर्ट पहन के तैरेंगे नहीं, तो ये चाहते तो नहीं थे कि नेकेड हो करके बिल्कुल हाफ पैंट में ये इस पूल में उतरें, क्योंकि ये अपने स्किनी लेग्स को, बिल्कुल दुबला पतला शरीर था इनका, लेग्स बिल्कुल स्किनी थे, फ्लैश बहुत ज़्यादा नहीं थे, मांसल शरीर इनका नहीं था. लेकिन अब तैरना है तो भाई इनको उसी रूप में आना पड़ेगा, और इसलिए इन्होंने तैरना सीखने के खातिर कर रहे हैं. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. अपने उस शर्म को, उस स्वरूप को भी मैंने त्यागा और इन्होंने तैरने का मन बनाया. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. आप देखें कि फ्रॉम द बिगिनिंग, हालांकि शुरू से ही, हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. जब भी ये पानी में होते थे तो इनको पानी से अवर्जन होता था. अवर्जन डिसलाइक को कहते हैं, घृणा होती थी. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ये घटना This started when I was 3 or 4 years old
ये पानी के प्रति जो इनका नफ़रत था वो तब से शुरू हुआ जब वो 3 या 4 वर्ष के थे। उनके फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे और कह रहे हैं कि ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मतलब विलियम ओ डगलस और उनके पिता दोनों लोग कैलिफोर्निया में समुद्र के लहरों के पास खड़े थे किनारे, और लहरें आई। कह रहे हैं आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। लहरें बड़ी तेज़ आईं और बता रहे हैं कि ये अपने पिता को हंग ऑन हिम, अपने पिता को कस कर पकड़ लिए, फिर भी लहरों ने इनको ढकेल दिया और गिरा दिया और इनके ऊपर से लहरें चली। आई वॉज बरीड इन वाटर, बिल्कुल पानी में डूब गए। माई ब्रेथ वॉज गॉन, इनकी बिल्कुल ब्रीथ रुक सी गई, सांसें थम सी गई। आई वॉज फ्राइटेंड, ये बिल्कुल भयभीत हो गए थे, डर गए थे। फादर लॉ, इनके पिताजी हंसने लगे, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। लेकिन लहरों का जो भय था वो इनके हृदय में, इनके मानस पटल पर बहुत ही ज़्यादा गहरा था और बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्शन वी हैव कम टू नो दैट द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन YMCA pool just was very striking. On that time, the age of the writer was nearly 10 or 11 years. Writer's mother always warned him against Yakima River, and that warning was fresh in his mind because so many cases of drowning had happened in Yakima River, and writer knew about all these things through his mother. This is why writer decided to learn swimming in YMCA pool. It was a safe place because it was 2 or 3 feet deep at the shallow and just on the other it was 9 feet deep, and there was the drop which was very gradual. This is why writer decided to learn swimming in that YMCA pool. Just his dislike, his aversion to the water was from the very beginning of his life, because once when he was 3 or 4 years old, he went there to the beach in California with his father, and the waves buried him in the water. His breath was gone. He was fully afraid. His father loved, but that terror was always present in his heart. इस तरह से आपने देखा कि राइटर ये बता रहे हैं कि ये घटना तब हुई जब वो 10 या 11 वर्ष की आयु के थे और इन्होंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। याकिमा में YMCA में एक पूल था जो बिल्कुल ऐसा अवसर उनको दिया। चूँकि याकिमा नदी तो खतरों से भरी थी, इनकी माताजी इनको बार बार इसके बारे में याद दिलाती रहती थी, लेकिन इनको लगा कि YMCA पूल सुरक्षित था। वह बिल्कुल छिछले सिरे की तरफ केवल 2 या 3 फीट गहरा था, जबकि दूसरे सिरे पर यह 9 फीट गहरा था। और इन्होंने तैरने के पंखों का जोड़ा लिया और पुल पर चले गए। उसमें इनको नंगे जाने और अपनी मांस रहित पैरों को दिखाना पसंद नहीं था, लेकिन अपने इस अभिमान पर भी नियंत्रण पा करके इन्होंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स। अभी इसके पहले आपने देखा कि
लेखक के द्वारा हमें ये पता चला कि when he was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim, and for this purpose he went to YMCA pool. Now he tells us, my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories. Unpleasant मतलब अप्रिय, जो सुखद न हो, दुखद हो। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि YMCA के स्विमिंग पूल में इनके प्रवेश करने से ही इनकी जो अप्रिय यादें थीं वो पुनर्जीवित हो गईं, रिवाइव हो गई। इस YMCA स्विमिंग पूल ने रिवाइव कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया इनकी अनप्लीजेंट मेमोरीज़ को, एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स, और वो भय जो है बचपन का फिर से जागृत हो गया। नाउ ही was afraid once again, but in a little while I gathered confidence। लेकिन कह रहे हैं कि but in a little, बहुत ही कम समय में ही, बहुत ही जल्दी उन्होंने I gathered confidence, gather का मतलब कलेक्ट करना होता है, इन्होंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास इकट्ठा किया। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them। यहाँ देखेंगे बेटा, पैडल का मतलब वही तैरने के लिए पानी में जो हम पैर मारते हैं उसको पैडलिंग कहते हैं। एपिंग एक वर्ड है, एपिंग का मतलब होता है इमिटेट करना, नकल करना, तो नकल करने से आशय है। और कह रहे हैं कि आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, जो इन्होंने तैरने वाले पंख लिए थे, उन तैरने वाले पंखों का इस्तेमाल करके, और वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखते हुए, ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, इस स्विमिंग को लर्न करने की कोशिश, सीखने की कोशिश कर दिए। बाई एपिंग देम मीन्स बाई इमिटेटिंग देम, मतलब उनका नकल करते हुए ये भी पानी में हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। आगे बता रहे हैं कि I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। देखिएगा, I did this, मैंने यह किया, क्या ये तैरने का सिलसिला शुरू किए। 2 or 3 times, कितनी बार? 2 या 3 बार इन्होंने ऐसा किया। On different days, but not just on the same day, but on different days he practiced 2 or 3 times। अलग अलग 2-3 दिनों में इन्होंने 2-3 दिन दूसरे बच्चों को देखते हुए, उनकी नकल करते हुए 2-3 दिन ये भी प्रैक्टिस किए। एंड was just beginning to feel at ease in the water, और इस तरह से ऐसा करते करते अब इनको कुछ अब ईज, कुछ आसानी महसूस हुई, कुछ निश्चिंत होना इनको फील होने लगा। और तभी when the misadventure happened, और उसी के बाद यह दुर्घटना घटित हुई जिसकी वजह से इनको यह चैप्टर लिखना पड़ा। और कह रहे हैं कि I went to the pool when no one else was there। ये तब उस तालाब के पास पहुँचे, YMCA पूल में पहुँचे जब वहाँ कोई नहीं था, अकेले ही सबसे पहले पहुँच गए। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था, बिकॉज नो वन वॉज देयर एट ऑल एंड नो बडी इंटर्ड देयर एंड दैट्स वाई देयर वॉज नो वन। तो वाटर वॉज स्टिल, द प्लेस वॉज क्वाइट एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और जो पूल का जो बॉटम था, बॉटम का मतलब सिरा, अंतिम जो फर्श था जिस पर टाइल लगा हुआ था, वो बिल्कुल उतना ही वाइट एंड क्लीन लग रहा था जैसे बाथ टब का जो फ्लोर होता है वो जैसा दिखता है वैसा ही दिख रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और अकेले जाने में चूँकि इनको डर लग रहा था, कोई भी वहाँ नहीं था, और इस वजह से ये अकेले वहाँ बैठे हुए थे। और
किसी के न होने के कारण कह रहे हैं, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। वहीं पूल के साइड में बैठकर और बच्चों का इंतज़ार करने लगे कि सब लोग आ जाएं। देन he would start swimming. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. आइएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये जो ब्रूजर वर्ड है, ब्रूजर का मतलब होता है बॉक्सर, पहलवान कह लीजिए, ए लार्ज और पावरफुली बिल्ड पर्सन, हट्टा कट्टा व्यक्ति कह लीजिए, उसको ब्रूजर बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, चूँकि अकेले नहीं जाना चाह रहे थे, डर लग रहा था इनको, इसलिए अन्य बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। और कह रहे हैं कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम, अभी लंबे वक्त तक नहीं बैठे हुआ था इनको, तभी अंदर प्रवेश किया अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक पहलवान टाइप का लड़का, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग उम्र होगी उसकी 18 साल, लेकिन वो हट्टे कट्टे बदन वाला था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पे बिल्कुल घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, बड़ा ही सुंदर फिजिक था उसका, बड़ा ही शानदार उसका शारीरिक गठन था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और जो उसकी टांगें थीं, जो उसके पैर थे, उसकी जो भुजाएं थीं, उस पर मसल्स बिल्कुल रिपलिंग कर रही थी, जैसे उभरी हुई थी। और इनको देखते ही विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड। स्किनी का मतलब जिसका बॉडी बिल्कुल फ्लेशली ना हो, दैट यू नो एज स्किनी। तो सेइंग द राइटर सिटिंग देयर जस्ट ऑन द साइड ऑफ द पूल, just that robust body boy who entered there, he yelled, hi skinny, means skinny से आशय अभी मैंने बताया लीन एंड थीन प्रोपोर्शन ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल दुबले पतले शरीर वाला। तो वह चिल्लाया कि अरे पतलू, तुम्हें जो है डकिंग करना, तुमको डुबकी लगाना कैसा लगेगा, चाहोगे लगाना? और देखिए विथ दैट, और इसी के साथ ही, ही पिक्ड मी अप, वह मुझे उठाया, यानी राइटर को उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और आप देख लीजिए कि उनको उठाया और गहरे सिरे में उछालकर पानी में फेंक दिया। टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, चूँकि ये सेटिंग पोजीशन में ही थे, बैठ के तो बाकी बच्चों का ये इंतज़ार कर रहे थे, और इसलिए इनकी जो लैंडिंग पानी में हुई वो सिटिंग पोजीशन में ही हुई, और दैट्स वाई स्वालोड वाटर। अब ये पानी पीने लगे, इनके मुंह में पानी जाने लगा, और वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत इनकी बॉडी बिल्कुल उस पूल के तली में चली गई, बॉटम में चली गई। आई वॉज फ्राइटेड, ये एकदम भयभीत हो गए थे, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतने भी भयभीत नहीं हुए थे कि इनकी विट्स, इनकी जो बुद्धि थी वो काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब ये नीचे जा रहे थे, एट द सेम टाइम ही वॉज मेकिंग प्लान, उसी समय इन्होंने अपने दिमाग में ये प्लान बनाया कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब इनका पैर तली से टकराएगा तो आई वुड मेक अ बिग जंप, तब मैं वहाँ से अपनी पूरी ताकत लगा करके पानी के अंदर से जंप लगाऊंगा और कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। इन्होंने ऐसा सोच लिया कि जब मेरे पैर तली से टकराएंगे तो मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा और सतह पर आकर के सपाट लेट जाऊंगा और हाथ पैर मारकर तैरता हुआ पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। दिस वाज हिज प्लानिंग एंड ही मेड द प्लान व्हेन ही वाज गोइंग डाउन। आगे बता रहे हैं कि इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन व्हेन ही वाज सिंकिंग डाउन, जब वो पानी के अंदर डूब रहे थे तो इनको लगा कि बहुत लंबा वक्त लग रहा था इनको जाने में। टोटल गहराई थी, जो डेप्थ थी पूल की, वो 9 फीट थी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90,
ऐसा लग रहा था कि वो 9 फीट की जो दूरी है, दैट सीम्ड हिम एज 90 फीट, जैसे उनको लग रहा था कि ये 90 फीट की दूरी हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और अभी ये उस पुल के तल तक पहुंच पाते उसके पहले जैसे लगा कि इनके फेफड़े बर्स्ट कर जाएंगे, जवाब दे जाएंगे, फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन ज्यों ही इनकी फीट हिट की बॉटम पर, इन्होंने समन का मतलब यहाँ कलेक्ट करना होगा, इन्होंने कलेक्ट किया ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो इन्होंने सोचा था, क्या, टू जंप हाई, हिटिंग द बॉटम, ही वांटेड टू जंप हाई। तो इन्होंने वही किया, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर उछाल लगाने के लिए। लेकिन आगे कह रहे हैं कि आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। थोड़ा सा यहाँ आपको बताना पड़ेगा, थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप यहाँ जानें। बॉब का मतलब होता है कम अप, और यहाँ आप देखें कि राइटर ये बताना चाह रहा है, यहाँ हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कॉर्क होता है, जैसे आप ये शैम्पेन वगैरह की बोतल को खोलते समय देखे होंगे, उसका कॉर्क जब हम लोग खोलते हैं तो बड़ा तेज़ उछाल देता है। थम्सअप का लीजिए, सही कह रहे हैं। बगल में बैठे हुए भाई साहब कह रहे हैं कि थम्सअप के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। तो आगे यहाँ ये बता रहे हैं कि मैंने कल्पना की थी कि मैं बोतल के ढक्कन की तरह सतह पर ऊपर उठ जाऊंगा, लेकिन इसके विपरीत मैं धीरे धीरे ऊपर आया। सोच तो रहे थे कि हाँ, बड़े ही ग्रेट स्प्रिंग के साथ अपवर्ड आएंगे, लेकिन आई इमेजिन आई वुड वॉक टू सरफेस लाइक ए कॉर्क, इंस्टेड आई केम अप स्लोली। लेकिन इसके जगह पे ये बहुत धीरे धीरे ऊपर आए, और आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग बट वाटर। और जब आते हुए इन्होंने अपने आँखों को खोला तो बीच में ही अभी ये थे, तो इनको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, बिल्कुल एकदम येलो कलर का भद्दा सा और पीलापन लिए हुए पानी इनको दिख रहा था। आई ग्रीव पैनिक, बहुत ही घबरा गए ये। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब ये बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि हाथ ऊपर किया ताकि कोई रस्सी पकड़ लें, लेकिन इनके हाथ केवल क्या आ रहा था, ओनली एट वाटर, पानी ही हाथ पे आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, बिल्कुल इनका सफोकेशन हो रहा था, इनका दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, चिल्लाने की कोशिश किए, बट नो साउंड केम आउट, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और तभी इनका जो है नाक और इनकी आँख पानी से बाहर तो आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन इनका मुंह पानी के बाहर नहीं आ पाया, और ये अपने आप को बहुत ही विकट स्थिति में पाने लगे। इसे हाथ को पटकने की स्थिति को कहते हैं। मैं पानी के सतह पर हाथ को अपने पटका, स्वालोड, और स्वालो करना शुरू कर दिया, निगलना शुरू कर दिया किसको, पानी को। एंड चोक, और पूरी तरह से इनका सांस थम सा गया। फर्दर राइटर सेज आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मीन्स ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, अपनी पूरी कोशिश किया कि वो पैर को ऊपर ले आए, बट दे हंग एज डेड वेट्स, हंग एज डेड वेट्स, लेकिन उसके जो पैर थे वो बिल्कुल डेड वेट की तरह से, एकदम निर्जीव भार की तरह से शक्तिहीन और बिल्कुल लटक चुके थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त हो चुके हैं, और रिजिड, एकदम क्या हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, स्टिफ, बिल्कुल स्टिफनेस उनमें आ गई हो, कठोरता आ गई हो। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और राइटर ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ी ताकत मुझे नीचे की ओर खींच रही थी, मतलब ही वाज सिंकिंग, वो डूबता चला जा रहा था। कह रहा है आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा,
बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन नो वन वॉज देयर टू हियर जस्ट हिज क्राई, उसकी शोर को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, मानो जैसे सिर्फ पानी ही उसकी बात को सुन पा रहा हो। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, यानी लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि वापस पूल की तल की ओर उनकी वो लंबी यात्रा फिर से शुरू हो गई थी, फिर से वो पानी के अंदर जाना शुरू कर दिए थे, डूबने लगे थे। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और आगे कह रहा है कि नीचे जाते हुए मैं पानी में हाथ पाँव मारा, स्टक किया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एंड इररेसिस्टिबल फोर्स। बिल्कुल, यानी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी को नाइट मेयर, जैसे किसी को बुरे सपने में किसी अप्रतिरोध्य शक्ति, अर्थात ऐसी शक्ति जिसे रोका न जा सके, आप सपने में पड़ जाते हैं, ख्यालों में पड़ जाते हैं, और ख्यालों में आप अपनी पूरी ताकत से उस व्यक्ति पर हमले करते हैं या उसे प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन आपकी ताकत काम नहीं करती सपनों में। ठीक वही स्थिति इनकी हो गई थी कि ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कम आउट ऑफ द वाटर, but there was no effect at all on his strength, and he was not able to do anything. He was completely helpless. बिल्कुल वो असहाय हो चुका था। I had lost all my breath, इनकी सांस खत्म हो चुकी थी। My lungs ached, बिल्कुल फेफड़े दर्द कर रहे थे। My head throbbed, और बिल्कुल इनका जो सिर था वो एक तरह से थ्रॉबिंग कर रहा था, धमक रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, इन्हें डिजीनेस फील हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटजी, लेकिन स्ट्रैटजी इनको अच्छी तरह से याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। बिल्कुल यही स्ट्रैटजी दिमाग में थी कि मैं पूल के बॉटम से, इस तालाब के बिल्कुल तली से एकदम स्प्रिंग करूँगा, छलांग लगाऊँगा, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सर्फेस, और बिल्कुल कॉर्क की तरह उस शैम्पेन या कोल्ड ड्रिंक्स आदि के ढक्कन की तरह जैसे वो उछाल मारता है खोलने पर, वैसे ही मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। आगे इन्होंने ये सोचा था कि आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फिर इसके बाद मैं पानी पर बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथों को चलाऊंगा। थ्रैश विथ माई लेग्स, अपने पैरों से पानी को बिल्कुल पानी पर अपने पैर चलाऊंगा, हाथ चलाऊंगा। एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह से एज मतलब होता है बैंक, किनारा, मैं तालाब के किनारे आके सुरक्षित बच जाऊँगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं नियमतः बिल्कुल नीचे, बिल्कुल क्रमशः मैं नीचे जाता चला जा रहा था। वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, अनंत की ओर जैसे चला जा रहा था। आई ओपनड माई आइज, ये आँखें खोले, नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा था। बिकॉज ही वॉज अंडर द वाटर विद अ येलो ग्लो, बिल्कुल पीली पीली चमक। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एकदम सघन अंधकार युक्त पानी जिसमें कोई कुछ देख ना सके, ऐसी स्थिति। एंड देन शियर स्टार टेरर सीज्ड मी, इसके बाद क्या हुआ? सियर का मतलब होता है प्योर, मतलब कंप्लीट। स्टार का मतलब कठोर। टेरर भय, आतंक को कहते हैं। सीज जो है क्लच्ड, जकड़ लेने को कहते हैं। और आगे राइटर बता रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से ये दहशत में जकड़ गया, दहशत ने इसको पूरी तरह से अपने जकड़न में ले लिया। आई अंडर स्टिफ रिजिड विथ फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। स्थिति ऐसी हो गई कि इनकी चीख इनके गले में ही जैसे फ्रीज कर गई हो, एकदम फ्रोजन स्थिति में चली गई हो, हाँ, जम सी गई हो। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड
केवल इनका जो हृदय जो धड़क रहा था या सिर में जो इनकी धमक हो रही थी सेड, वह इनको यह सूचना दे रही थी कि आई वॉज स्टिल अलाइव, अभी भी मैं क्या हूँ, जीवित हूँ। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा कुछ पंक्तियों को ड्रॉप कर दिए हैं। डार्क वाटर दैट वन कुड सी थ्रू एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंड, एक ऐसा भय जिसमें कुछ भी समझ नहीं आता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा भय जिसमें कुछ भी नियंत्रण काम नहीं करता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा भय जिसको कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो खुद ही महसूस न किया हो। और इसलिए राइटर कह रहा है कि आई वॉज ट्रेकिंग अंडर वाटर, मैं चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुका था पानी के अंदर। स्टिफ रिजिड विथ फियर, बिल्कुल मेरे हाथ पांव बिल्कुल कठोर पड़ गए थे। इवन द स्क्रिम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, गले में इनकी चीख जम सी गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, इनके जीवित होने की सूचना सिर्फ इनके हार्ट में जो धड़कन थी और सर में जो धमक आ रही थी, विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट ही इज स्टिल अलाइव, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल जस्ट टू हेल्प हिमसेल्फ। आगे देखें, एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और आगे राइटर ये बता रहा है कि फिर जो है एक बड़ी ही अजीब स्थिति पता चली कि फिर भय के बीच में उनके अंदर ये टच ऑफ रीजन आया। रीजन का मतलब यहाँ कारण नहीं है बल्कि तार्किकता है, विवेकशीलता है, विवेकशीलता का एहसास हुआ इन्हें। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, वन थिंग वाज गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन जस्ट इन हिज माइंड, एक चीज़ बार बार उनके दिमाग में आ रही थी कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे बिल्कुल याद रखना है कि मुझे जंप लगाना है व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तालाब के बिल्कुल सतह पर पहुंचूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में जो तालाब के सतह पर टाइल्स बिछाई गई थी वो टच की इनको, और माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, इनके पैरों की उंगलियां उस पर ऐसे फैली जैसे वो उनको ग्रैब करनी चाहती हूँ, क्लच करनी चाहती हूँ, बिल्कुल उन उंगलियों से वो उन टाइल्स को जैसे पकड़ लेना चाहते हों। और आगे कह रहे हैं कि आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और इसलिए जितनी इनके अंदर ताकत थी उस ताकत के साथ जंप किए, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, अभी भी ये हर तरफ पानी से घिरे थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, रस्सियों के लिए ये अपनी कोशिश किए, लैडर सीढ़ियों के लिए कोशिश किए, वाटर विंग्स के लिए कोशिश किए, लेकिन इनको मिला क्या? नथिंग बट वाटर, सिर्फ और सिर्फ पानी, पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह से आप देखें कि केवल पानी के सिवाय इनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, न रस्सियाँ, न सीढ़ियाँ, न जलपंख। पीले पानी की भारी मात्रा ने इनको बुरी तरह से जकड़ लिया था, और ऐसा लग रहा था कि बिजली के भारी आघात की तरह भय ने इनको कस के क्या कर लिया हो, जकड़ लिया हो। अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक की तरह से टेरर जो है एकदम इनको डीपर होल्ड इनके ऊपर अपना बना चुका था, गहरी पकड़ बना चुका था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद द फ्राइट, बिल्कुल भय के मारे ये कांप गए। माई आर्म शुड नॉट मूव, इनकी बाहें हिल नहीं पा रही थीं, लेग्स मूव नहीं कर पा रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, कोशिश किए कि मदद के लिए चिल्लाएं, टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को चिल्लाए, लेकिन नथिंग है, कुछ भी घटित नहीं हुआ, कोई मदद नहीं मिली। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तभी बड़ा ही विचित्र रूप में रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आउटफुल येलो वाटर, ये उस डरावनी पीले पानी से बाहर आ रहे थे। एट लीस्ट माई आइज वर, माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और आगे बता रहे हैं कि मेरी
जो है आंखें तो बाहर आ ही रही थीं, लेकिन मेरी नाक भी हाँ लगभग बाहर थी। आगे राइटर ये कह रहे हैं कि देन आई स्टार्टेड ऑन अ थर्ड टाइम, इसके बाद फिर तीसरी बार ये नीचे जाने लगे पानी के। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, इन्होंने कोशिश की कि सक करें, सक मैंने होता है खींचना, यह सांस लेने की कोशिश किए, लेकिन इनको पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो पीली रोशनी गायब होने लगी, क्योंकि ये अब चूँकि फिर पानी के अंदर जा रहे हैं तो फिर वो येलोइश लाइट बिल्कुल गायब होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज, फिर सारे प्रयास बिल्कुल सीज हो गए, बंद हो गए। अब ये बिल्कुल अनकॉन्शस स्थिति में जा रहे हैं, बेहोशी की स्थिति में जा रहे हैं और कह रहे हैं आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल शिथिल सा पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, इनकी जो लेग्स थी वो भी एकदम लिम्प, लिम्प का मतलब होता है विदाउट स्टिफनेस, जिसमें कोई कठोरता ना हो, बिल्कुल शिथिलता आ जाए। इनके पैर भी शिथिल पड़ गए। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और इनके मस्तिष्क के चारों ओर, इनके सोच शक्ति के चारों ओर अंधेरा छा गया, सब कुछ अंधकारपूर्ण दिखने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को नष्ट कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस आतंक को नष्ट कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि इनका सेंस भी समाप्त हो चुका था। ये बिल्कुल मरणासन स्थिति में थे, अब बिल्कुल शांत, कोई भय, कोई डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल स्थिरता थी, शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने जैसी कोई बात ही नहीं थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो ही वॉज नियरली डेड, वो लगभग अब जैसे मरणासन स्थिति में हो। देयर वॉज नो मोर पैनिक। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. बड़ी ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ व्यक्त किया है कि यह सब अच्छा था, यह सब अच्छा था। दिस इज़ नाइस, क्या? टू बी ड्राउज, सुस्त होना अब अच्छा है। टू गो टू स्लीप, नींद में चले जाना। नो नीड टू जंप, अब ऊपर छलांग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक जाना कि अब उछल पाने की स्थिति ही न रहे। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, बिल्कुल अच्छा है जैसे धीरे धीरे से कोई ले जा रहा हो। टू फ्लोट एलॉन्ग इन स्पेस, अंतरिक्ष में तैरने जैसी स्थिति, ऐसा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जैसे वो जल के जो शीतल लहर स्वरूप बह रहे थे, ऐसा इनको महसूस हो रहा था, जैसे टेंडर आर्म्स, जैसे कोई नाजुक हाथ उन्हें, उनको चारों ओर से घेरे हुए हो, जैसे माँ के हाथ की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है जैसे फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति। अब मैं एकदम विस्मृति की स्थिति में, सब कुछ भूल जाने की सीमा में चला जा चुका था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा था वो गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, और तभी अगली बात जो उन्हें याद आई वो ये याद आई कि वो पूल के पास पेट के बल उल्टियाँ करते हुए लेटे थे, वोमिटिंग।
द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली चीज़, अब यहाँ तक तो इनको याद था कि अब मैं नींद में जा रहा था, मैं बिल्कुल समझ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे माँ की गोद में हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ इनको ध्यान नहीं आया। अब ध्यान कहाँ से आ रहा है इनको आगे, अब इनको यहाँ से याद आ रहा है कि अगली चीज़ जो इनको याद आ रही है कि मैं लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, कि पूल के पास पेट के पल में लेटा हूँ और वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा हूँ, यानी कोई बचा के लाया इनको। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और वो बच्चा जो इनको फेंका था उसकी आवाज़ इनके कान में आई, वो कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, कोई बोला, द किड नियरली डाइड, कोई बगल में ये सुना जब वो कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो किसी ने कहा कि बच्चा तो लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो बच्चे को लॉकर रूम में ले चलते हैं। लॉकर रूम जो है स्विमिंग पूल के पास जो होता है, ये वो रूम होता है जहाँ लोग कपड़े बदलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटे बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बिल्कुल कमज़ोर महसूस कर रहा था, मैं काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, घर आकर के जब ये अपने बिस्तर पर लेटे तो एकदम चीखने लगे, काँपने लगे। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, बता रहे हैं कि उस रात ये खाना नहीं खाए। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, एक यह भय बिल्कुल उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी मेहनत इनको परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, बिल्कुल इनके घुटने कांपने लगते, इनको उल्टियाँ जैसा महसूस होता था। हाँ, ऐसा लगता था जैसे इनको उल्टी होगी। कह रहे हैं कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, इसके बाद फिर कभी ये तालाब को नहीं गए। और आई फियर्ड वाटर, पानी से बिल्कुल इनको भय हो गया। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और जितना संभव हो सकता था पानी के पास जाने से ये अवॉइड करते। Years later, when I came to know the waves of the cascades, I wanted to get into them. आप देखें कि राइटर को बचा लिया गया, वो लगभग मर चुका था और कई दिनों तक इस आतंक में वह पड़ा रहा। हल्का सा भी परिश्रम उसे बेचैन कर देता था, उसके घुटने लड़खड़ाने लगते थे, उसे उल्टी जैसा महसूस होता था। उसके बाद वो कभी तालाब पर नहीं गया, उसे पानी से डर लगने लगा। लेकिन आगे कह रहा कि a few years later when I came to know the waters of the cascades, कुछ वर्षों के बाद जब उनको जल प्रपातों के बारे में, कैस्केड्स के बारे में पता चला, तो राइटर कह रहा है I wanted to get into them, तो मैं उनमें जाना चाहता था, इन जल प्रपातों में हाँ स्नान करना चाहता था, इस स्नान का वो आनंद लेना चाहता था। ही वॉन्टेड टू इन्जॉय कैस्केड्स एंड वेन एवर आई डिड, और जब जब राइटर ने ऐसा किया, वेदर आई वॉज बैडिंग द टाइटोन आर बम्पिंग रिवर आर बैथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। लेकिन अब दिक्कत क्या आती थी, ये आप देखिए कि राइटर ये कह रहे हैं कि मैं जब जब ऐसा किया, चाहे ये टाइटन या कोई उफान वाली नदी में चलना हो या गोट रॉक की उस झील में जो कि वार्म वाटर को देती है, उस झील में स्नान करना हो, जब भी ऐसा राइटर करना चाहा, बैथिंग की इच्छा हुई, तो द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, तो जो भय, जो आतंक उसको उस पूल में जकड़ा था, वुड कम बैक, वो पुनः उसके अंदर पुनर्जीवित हो जाता था, पुनः उसके अंदर वो वापस आ जाता था। और इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पोजीशन मतलब आप जानते हैं अधिकार या हक को कहते हैं। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, यानी वह भय जो था वह
पूरी तरह से राइटर पर अपना पोजीशन कर चुका था, वह अधिकार कर चुका था। हाइड्रोफोबिया राइटर के ऊपर बिल्कुल अपना पोजीशन कर बैठा था, अधिकार कर बैठा था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, एकदम ऐसा हो जाता था जैसे उसके पैरों को लकवा मार गया हो। हाँ, और आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और बिल्कुल ग्रैब मन होता है जकड़ लेना, और बर्फीला आतंक जो है उसके हार्ट को, उसके हृदय को एकदम क्या कर लेता था, जकड़ लेता था। आगे राइटर बता रहे हैं कि दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे ईयर्स रोल्ड बाई, साल बीतते गए, ये जो हैंडीकेप कंडीशन थी, ये जो पंगुता की स्थिति थी, हाँ, वो इन पर हावी रही। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, wherever I went the haunting fear of the water followed। आप देखें यहाँ ये कह रहे हैं कि मेन लेक में, चाहे वो कैनों के साथ छोटी नावों में बड़ी मछलियों का शिकार करना हुआ, या न्यू हैम्पशायर में बड़े ही आराम से चुपके से मछली पकड़ने के लिए जाना हुआ, या ओरिजिन में डेस्यूट्स और मेटोलियस में जो है ट्राउट मछली को पकड़ने का काम हुआ, या कोलंबिया में सॉल्मन मछली को पकड़ने का काम हुआ, जलप्रपातों की उफान वाली झीलों में, यानी वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, ये जो द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, ये जो पानी का आतंकी भय था, वो फॉलोड मी, वो मुझे मेरे साथ लगा रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ये इनकी इस फिशिंग ट्रिप्स को, इनकी मछली के शिकार की यात्राओं को रूइन, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, इनको बिल्कुल छोटी जो कैनो होती है, छोटी नाव, डोंगी जिसको आप कहते हैं, उसकी यात्रा को एंड स्विमिंग को, और तैराकी के आनंद को, इन सारी चीज़ों से डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव माने होता है वंचित कर देना। इन सारी चीज़ों से इस आतंक ने इनको वंचित कर दिया। अब आगे की पंक्ति देखें। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, यानी मैंने हर तरीके से इस पर ओवरकम विनिंग को कहते हैं, इस फियर से, इस भय से बाहर आने के लिए, इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, ग्रिप मना होती है वही क्लच, पकड़, गिरफ्त, लेकिन यह मुझे अपने ग्रिप में बड़ी ही फॉर्मली, बड़ी ही मजबूती से जकड़े रहा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंततः इन्होंने 1 अक्टूबर को एक ट्रेनर की मदद से एक प्रशिक्षक को हायर किया, और तैराकी सीखने का इन्होंने इंस्ट्रक्टर के माध्यम से डिसीजन लिया। ही डिसाइडेड टू डू सो। इन तमाम भयों के बावजूद, इन तमाम हाइड्रोफोबिया की अलग अलग स्ट्रीम्स उनके शरीर में काम कर रहे थे, इन सब के बावजूद ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम, ये तय कर लिए कि मुझे तैरना सीखना है। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। कह रहे हैं कि मैं एक तालाब पर जाकर सप्ताह के 5 दिन, 5 days a week, a week मीन्स एक सप्ताह में 5 days तक इन्होंने प्रैक्टिस करने का काम शुरू किया, और an hour each day, और ये प्रैक्टिस कब तक चलती थी, एक दिन 1 घंटे तक प्रयास करते रहे। अब देखिए, इतना भय होने के बाद भी इस भय पर विजय पाने के लिए इन्होंने ये प्रयास शुरू किया। अब यहीं से जो मॉरल लेसन उभर कर आता है कि हौसला होकर बुलंद तो आंधियों में चिराग जलते हैं, ये चीज़ अब इस लेसन से छन कर बाहर आएगी कि आखिर इसके पीछे पर्पज़ क्या है, इस चैप्टर से हम कैसे अपने आप को इंस्पायर करें, वेदर वी आर
सो वीक, भले ही हम चाहे कितना हूँ कमज़ोर हों, बट इफ़ वी आर नॉट वीक जस्ट थ्रू आवर डिटर्मिनेशन, हाँ, अगर हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से नहीं टूटते हैं तो निश्चित रूप से डेफिनेटली वी गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होते हैं। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेन थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। अब आप देखिए इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, प्रशिक्षक इनकी कमर पर एक बेल्ट बांध देता है, एक रस्सा जो कि पेटी से बंधा हुआ एक घिरनी तक जाता, जो कि ऊपर की ओर एक तार पर पहुंचता था, एक तार की मदद से जाता था। पुली उस घिरनी के माध्यम से, ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल और आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। अब आप देखें वो क्या करते थे, वह रस्से का एक सिरा पकड़ लेता और हम आगे पीछे जाते रहते, आगे पीछे तालाब में तैरते रहते, घंटा दर घंटा, दिन दर दिन, सप्ताह दर सप्ताह यह सिलसिला चलता रहा। बात को फिर से आप देख लें, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, कमर में बेल्ट बांधी गई और बेल्ट से एक रस्सी को अटैच करके ताकि ये डूबने न पाए, जब भी डूबने की स्थिति हो तो उस रस्सी के माध्यम से प्रशिक्षक इनको खींच ले, थ्रू अ पुली, जो कि एक पुल्ली से होकर जाती थी, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उसको रोप के एंड पर सेट किया था, और इस तरह से ये दिन प्रतिदिन, घंटा दर घंटा, सप्ताह दर सप्ताह इस प्रैक्टिस को करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। लेकिन आगे देख लीजिए, तालाब को जो है पार करते समय प्रत्येक यात्रा के दौरान थोड़ा सा भय इनको जरूर हो जाता था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, जब भी ये पूल को, तालाब को अक्रॉस करते, पार करते, तो हर एक ट्रिप में, हर एक यात्रा में जब भी प्रैक्टिस के लिए निकलते, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो थोड़ा सा भय, अबिट मन होता है अ लिटिल, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन जरूर इनके अंदर आती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, और हर बार जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, वो रस्से पर अपनी पकड़ ढीली कर देता और ये अंदर जाते, पानी के अंदर जाते थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और कुछ जो पहले का भय था वो वापस आ जाता और फिर से इनकी जो टांगें थीं वो जम जाती, फ्रोज हो जाती, फ्रीज का फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड, इट वाज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। अब स्लैक मन होता है डिक्रीज या फिनिश, यानी राइटर यहाँ कहना चाह रहा है कि मुझे इस चिंता से मुक्त होने में 3 months, कितने लग गए, इट वाज 3 months, लगभग 3 महीने लग गए, और तब जा कर के द टेंशन बिगन टू स्लैक, तब टेंशन जो है स्लैक हुआ, समाप्त हुआ, शांत हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्ट्रक्टर इनको समझा रहा है, और तब इंस्ट्रक्टर इनको पानी के अंदर अपना मुंह डालना और सांस बाहर छोड़ना, ये प्रक्रिया समझा रहा है। एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपना नाक बाहर निकालकर सांस कैसे इनहेल करना है, लेना है, और पुनः कैसे एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है सांस को, और तब कैसे चेहरे को अंदर ले जाना है और तैरते रहना है। फिर जब सांस खत्म होने को लगे तो कैसे चेहरे को ऊपर ले आ करके और इनहेल करके सांस ले करके और पुनः एक्सहेल करके सांस छोड़ करके कैसे तैराकी करनी है। इट वॉज टॉट टू हिम बाय द इंस्ट्रक्टर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया, सैकड़ों बार। बिल्कुल, मैंने बताया कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देखिए, इस कोशिश में राइटर लगा हुआ है कि अपने डर पर विजय प्राप्त करे, डर के आगे जीत है। इस भाव को कैसे वो साबित करने का प्रयास कर रहा है, अब इसको देखें। बिट बाय बिट आई सेड
पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी, और थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके उस पैनिक सिचुएशन को धीरे धीरे राइटर पार्ट करना शुरू किया, दूर करना शुरू किया। और दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और वह भय अब इनसे दूर होना शुरू हुआ जो भय उस समय जकड़ लेता था जब इनका सिर पानी के अंदर जाता था। वह भय धीरे धीरे इनके पास से दूर होना शुरू हुआ। आगे आप देखें अगले पेज पे, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और तब जो है वो नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और तब उसने मुझे इंस्ट्रक्टर ने मतलब राइटर को तालाब के एक छोर से पकड़े रखा और अपनी टांगों को पानी पर मारने के लिए कहा। इनसे कहा, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, हाँ, एक छोर से पकड़े रखा और हैड मी किक, और इनसे कहे कि वो किकिंग करें अपने पैरों को पटकें, हाँ, विथ माई लेग्स, अपने पैरों से पानी पर उन पैरों को पटकें ताकि वो स्विमिंग सीख सकें। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कह रहे हैं कि कई सप्ताह तक तो मैं केवल ऐसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, कह रहे हैं कि शुरू में तो मेरे पैर काम ही करने से बिल्कुल इनकार कर देते, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे सहजता महसूस होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः इन्होंने उन पर अब काम करने का पूरा कमांड पा गए, पूरा हक पा गए। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके उसने एक तैराक तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। देखिए कितनी सही वे में ये ट्रेनिंग चली, लेकिन धीरे धीरे जब सहजता आने लगी तो आप देखें कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लाइन को देखें। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, पहले पैर को पटकना, फिर हाथ को पटकना, फिर कैसे एक्सेल करना है, कैसे इनहेल करना है, पार्ट बाय पार्ट जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है ये समझा रहे हैं। और इस तरह से हर एक पॉइंट को समझा लेने के बाद, एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, हर तरकीब को जब एक एक पीस के रूप में इन्होंने समझा के परफेक्ट कर लिया तो ही पुट देम टुगेदर, तो सारी कलाओं को, सारे स्किल्स को एक साथ यूज करने के लिए उस प्रशिक्षक ने इनको कहा, और तब इनको इनटू एन इंटीग्रेटेड होल के रूप में, और तब इनके सभी कलाओं का इंटीग्रेटेड होल एकदम एकीकरण कर दिया। इंटीग्रेशन आप पढ़ते होंगे अपने मैथ में शायद। इन अप्रैल ही सेड, और तब अप्रैल के महीने में उस प्रशिक्षक ने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, अब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो। उसने कहा कि डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक आई डिड। इसके बाद उसने क्या कहा कि पानी में गोता लगाओ और तालाब को पार करो, क्रॉल स्ट्रोक, बिल्कुल क्रॉलिंग करते हुए। जो स्ट्रोक उसने करने को कहा वो क्रॉलिंग का था। अब राइटर ये कह रहे हैं कि आई डिड, मैंने ये कर दिखाया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, प्रशिक्षक का काम पूरा हो चुका था, लेकिन बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब भी मुझे ऐसा वंडर था, ऐसा असज था कि क्या जब मैं तालाब में अकेला रहूँगा तब मैं फिर से भयग्रस्त नहीं हो जाऊँगा, फिर मुझे भय नहीं घेर लेगा। अभी वो कॉन्फिडेंस कभी कभी मुझे डगमगाती हुई नज़र आती थी। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की, मैंने आजमा के देखा। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने पूरी लंबाई तैर कर गया, अप एंड डाउन, और वापस भी आ गया। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टाइनी मतलब छोटी, सूक्ष्म, जो पुराने आतंक के क्षण चिन्ह जो थे वो
हल्के हल्के कभी कभी आ जाते थे मेरे अंदर। और बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन मैं अपनी फ्रॉनिंग करते हुए, बिल्कुल त्योरियाँ चढ़ाते हुए, जो गुस्से में आप अपनी आँखों की त्योरियाँ चढ़ा लेते हैं, वैसे ही राइटर उस खौफ के आगे अपनी त्योरियाँ चढ़ाता और कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, हाँ ठीक है, यह तुम्हारे लिए, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं तालाब के दूसरे किनारे पर तैर के पहुँच जाता। इस तरह से राइटर उस टेरर से ही खुद बात करता और टेरर से कहता कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है देखो। आगे राइटर बता रहे हैं कि दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह सिलसिला जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी राइटर वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल विद हिमसेल्फ, बिकॉज ही थॉट दैट इट जस्ट माइट कम टू हिम समटाइम, कभी ऐसा ना हो कि वो भय पुनः उनके अंदर व्याप्त हो जाए। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी ये इस बात पे बिल्कुल विश्वस्त नहीं हो पा रहे थे कि उनका भय पूरी तरह से जा चुका है, और इसलिए सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। अब देख लीजिए, और कह रहे हैं इसीलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक पर गया, ट्रिग्स द्वीप की एक बंदरगाह से गोता लगाया और झील के पार स्टैम्प एक्ट द्वीप तक 2 मील तक तैर के गए, 2 miles तक तैर के गए। आई स्वैम द क्रॉल, और आगे बता रहे हैं कि केवल जो है ये क्रॉलिंग करते हुए इस द्वीप पर गए, इसके बाद फिर अगली तकनीक अपनाए, फिर अगली तकनीक अपनाए। ये सब तैरने के तरीके हैं। क्रॉल रेंगते हुए, जैसे जो आपका स्टमक पोर्शन है वो पानी के सतह पर रहता है और आप तैरते हैं। आगे ब्रेस्ट स्ट्रोक में तैरे, साइड स्ट्रोक में तैरे, बैक स्ट्रोक में तैरे। साइड स्ट्रोक मतलब जब आप एक साइड से बॉडी को बिल्कुल खड़ी कर देते हैं और तैरते हैं, फिर अगली साइड से, फिर बैक स्ट्रोक जब पीठ पानी की सतह पर कर देते हैं और पैरों को चलाते हुए तैरते हैं। ये अलग अलग तरकीब अपनाते हुए इन्होंने अपने आप को आजमाया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ऐसा इनको महसूस हुआ कि वो भय इनके अंदर आया। ओनली वंस When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water। कह रहे हैं कि जब मैं झील के बिल्कुल मिडिल में था तो मैंने ऐसा अंडर द वाटर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और इन्होंने ये देखा क्या कि सा नथिंग, कुछ भी इनको दिखाई नहीं दिया, बट बॉटमलेस वाटर, सिर्फ और सिर्फ बॉटमलेस मतलब तली रहित अनंत पानी के अलावा इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मैनिएचर, और वही पुरानी सनसनी एक छोटे से चित्र के रूप में वापस लौट आई। आई लव्ड एंड सेड, और वहाँ डरे नहीं ये हंसे और कहे, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो? इट फ्लैट एंड आई स्वैम, और इतना कहते ही वह भय चला गया, फ्लैट मुझसे दूर चला गया और मैं आगे तैरता रहा। यानी देखें, बिल्कुल यहाँ आप महसूस कर रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट कर देता है, पूर्ण कर देता है। आगे ये कह रहे हैं कि येट आई हैड residual doubts, at my first opportunity I hurried west, went up the Triton to Conrad Meadows
of the Conrad Creek, trailed to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. आगे कह रहे हैं कि yet I had residual doubts, अभी भी मेरा संदेह जो है बचा हुआ था. At my first opportunity I hurried west. पहले प्रथम अवसर में बड़ी ही शीघ्रता से ये पश्चिम की तरफ, और उसके बाद वेंट अप द टाइटन टू कोनराड मीडोज, और टाइटन से कोनराड चारागाहों तक गए, और कोनराड से आप देखें अप द कोनराड ब्रिक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर एंड कैंप इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक. और आगे बता रहे हैं कि कोनराड पहाड़ियों से जो मिड ग्लेशियर तक गए और उस झील के नज़दीक ऊंचे चारागाहों में इन्होंने कैंप किया, अपना शिविर लगाया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप, अगली सुबह जब ये अपने कपड़े उतारे, स्टेपिंग किए और डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में गोता लगाया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे शोर तक, दूसरे किनारे तक गए और तैरकर वापस आए. जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, बिल्कुल उन्होंने ये काम वैसे ही किया जैसे डॉग कॉर्प्रॉन किया करता था. ये बहुत बड़ा तैराक था. आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से बिल्कुल चिल्ला उठा. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और उस गिलबर्ट चोटी ने इनके चिल्लाने की, उस हर्ष ध्वनि की एको जो है प्रतिध्वनि वापस आई. और आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली थी. बिल्कुल इस फियर पर ये कॉन्कर कर चुके थे, विक्ट्री इनकी साबित हो चुकी थी. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर, कह रहे हैं कि ये अनुभव मेरे लिए एक गहरा अर्थ रखता था, डीप मीनिंग. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिशिएट. आप कह रहे हैं कि और केवल वही जो उस स्टार्क टेरर को, उस कठोर आतंक को जानते हैं और जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त की है, वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, पानी के भय को इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था इस पर. और द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का इनके ऊपर गहरा अर्थ था. एज ओनली दोज, और इस भाव को केवल वही लोग समझ सकते हैं हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो उस मजबूत भय को, भयानक भय को जानते हों, एंड कॉन्कर्ड इट, और इस पर विजय प्राप्त किए हों, वही लोग कैन एप्रिशिएट, वही लोग मेरे इस प्रयास की प्रशंसा कर सकते हैं. क्योंकि यह सच्चाई है कि सूल की सेज पर जो कभी सोया नहीं है, दर्द का साथी कभी होता नहीं है, और हर्ष का अनुमान वो नहीं कर सकेगा जिंदगी में जो कभी रोया नहीं है. वही लोग इस परिश्रम को एप्रिशिएट कर सकते हैं जो लोग ऐसा महसूस किए होंगे, ऐसा झेले होंगे. क्योंकि जाकी पैर न फटी बवाई, वाका जाने पीर पर आई. इन डेथ देयर इज पीस. राइटर का ये मानना है कि केवल मृत्यु के भय में ही आतंक है. इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है. इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और केवल मृत्यु के भय में ही टेरर है, आतंक है. और एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, कि क्या कहा था रूजवेल्ट साहब ने, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हम सबको केवल भय से भय, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हम सबको केवल भय से भय. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity.
क्योंकि मैंने मरने की सनसनी और वह आतंक जिससे इसका डर पैदा होता है और इस प्रबलता में किसी तरह भी जीने की इच्छा शक्ति, इन दोनों का अनुभव ये कर चुके थे। आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। बिल्कुल दोनों अनुभव कर चुके थे ये। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। अंत में मुझे बड़ा कॉम फील हुआ, रिलैक्स फील हुआ। आई फेल्ट रिलीज्ड का मतलब मुझे बड़ी सुकून आया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। नीचे की ओर जाने में, चोटियों के ऊपर चढ़ने में और अपने डर को एक तरफ करने में, इन सब में इनको बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। यह चैप्टर हमें हरिवंश राय बच्चन साहब की याद दिलाती है, जब उन्होंने कहा है कि नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, उठकर गिरना गिरकर उठना न अखरता है, क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन दिस वे राइटर वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर। राइटर अपने इस भय पर विजय प्राप्त कर लेता है और राइटर इस अपने पर्सनल लाइफ स्टोरी के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए हमें भी ये बताना चाहते हैं कि ऐसे बढ़ो कि जैसे धारा बढ़े, किसी निर्बल को बचाने जैसे कोई किनारा बढ़े। ऐसे बढ़ो कि जैसे धारा बढ़े, किसी निर्बल को बचाने जैसे कोई सहारा बढ़े। रख दो अपने पांव इस कदर तूफान में कि तेरा कदम चूमने को हर किनारा बढ़े, तेरा कदम चूमने को हर किनारा बढ़े। आज हम लोगों ने डीप वाटर को समाप्त किया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। थैंक्स अ लॉट।